प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो कल के कंटिन्यूएशन में ही है और कल हम लोग बात कर रहे थे क्या जीवन जीना एक आर्ट है, क्या जीवन जीना एक कला है। आप देखिए कि इसमें जीवन एक कला है की बात नहीं है। जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पूछा है, जीवन जीना। अदरवाइज जीवन अपने आप में कोई कला नहीं है। जीवन अपने आप में एक प्रकृति है, नेचर है। जैसे पेड़ एक प्रकृति का हिस्सा है, एक जानवर प्रकृति का हिस्सा है, एक नदी प्रकृति का हिस्सा है, ठीक उसी तरह से हम भी प्रकृति के हिस्से हैं। लेकिन उसमें जो जीना है कि इस प्रकृति के हिस्से का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उपयोग कैसे किया जा रहा है, वह एक कला है। राइट? तो दोस्तों, अब इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। पिछली जो बातें बताई गई हैं उन्हीं को थोड़ा सा याद कीजिए, तब आपको आज की बातें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। कल मैंने आपको बताया था कि मूलतः हम सब यूनिक पीस है, अलग अलग है। एक ही जगह पर रहते हुए भी हम बिल्कुल अलग अलग हैं, काफी कुछ अलग अलग है। आप देखिए कि दो भाइयों में झगड़े होते हैं, संपत्ति के लिए विवाद के होते हैं, जो उनमें भी सिमिलरिटी नहीं है कि दोनों एक ही चीज के बारे में एक ही जैसा फैसला ले लें। आप देख रहे हैं ना, जब दो लोगों में एकता नहीं है, मैं उस एकता की बात नहीं कर रहा हूं यूनिटी की, है ना, कि सोशल यूनिटी और नेशनल यूनिटी को मत लीजिएगा। जब दो लोगों में एकता नहीं है तो समाज में इतने सारे लोग हैं, आपके जिले में इतने सारे लोग हैं, आपके राज्य में इतने सारे लोग हैं, आपके देश में इतने सारे लोग हैं और आपकी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनमें कैसे एकता हो सकती है? सिमिलरिटी नहीं होगी ना। साइंस में क्या होता है? साइंस में सिमिलरिटी होती है। ये नहीं कि यहां का भारत का विज्ञान कुछ अलग है तो अमेरिका का विज्ञान कुछ अलग है। सुपर फाइन हो सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत तो वही है ना। ये थोड़ी है कि जो न्यूटन की जो थ्योरी है वो केवल इंग्लैंड में काम कर रही है, केवल अमेरिका में काम करेगी या केवल यूरोप में काम करेगी। न्यूटन की थ्योरी तो इस धरती पर काम कर रही है। न्यूटन ने किया क्या है? कोई नियम थोड़ी बनाया है। न्यूटन ने तो जो प्रकृति में ऑलरेडी नियम था उसको पकड़ लिया और पकड़ के हमें बता दिया। बाद के लोगों ने फिर उस नियम का इस्तेमाल करते हुए फिर पता नहीं और क्या क्या चीजें निर्मित कर दी। है तो एक ही, लेकिन जीवन एक नहीं है। यही आर्ट है। तो ये भिन्नता क्यों है? जीवन में जो भिन्नता आई, ये दोस्तों क्यों भिन्नता आई, बस आपको यही बात समझनी होगी। जैसे मान लीजिए कि एक पेंटिंग की क्लास है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है, राइट, बॉम्बे में बहुत फेमस स्कूल है। वहां 40 लड़कों का बैच है। सबके सब स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं कंपटीशन के माध्यम से और उनको वहां एडमिशन मिला है। अब उनको पेंटिंग सिखाई जा रही है। तो अब ये जो पेंटिंग जो सिखाई जा रही है, फार्मूला बताया जा रहा है, ये साइंस है। पेंटिंग जो सिखाया जा रहा है ये साइंस है। उसमें वही बताया जाएगा, ये कलर बनाइए और ये इस तरह का कैनवास होना चाहिए और इस तरह की कूची होनी चाहिए, जब ये बनाना हो तो इस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। ये सबको बताया जा रहा है, ये साइंस है। सबको एक ही चीज बताई गई। लेकिन दोस्तों, जब ये 40 स्टूडेंट यहाँ के अपना कोर्स पूरा करके जब बाहर आते हैं और पेंटिंग का काम शुरू करते हैं, आपको क्या लगता है कि इन 40 की पेंटिंग एक जैसी होगी? किस दो लोगों की पेंटिंग एक जैसी नहीं होगी। 40 की पेंटिंग अलग तरीके की होगी। केवल अलग तरीके की नहीं होगी, एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हो सकती है। पता लगा कि एक सौंदर्य का पेंटर बन गया है, वो केवल सौंदर्य की रचना करता है, तो पता लगा कि दूसरा सिर्फ विकृति की रचना कर रहा है। उसको समाज में जो विकृतियां दिखाई दे रही है उनको वो दुनिया के सामने लाना चाह रहा है। भिन्न हो गया। ये भिन्नता कहां से आई है? ये आर्ट के कारण आई, ये कला के कारण आई, ये उसके इंडिविजुअलिटी के कारण आई, ये उसके अपने योगदान के कारण आई। यही रचनात्मकता है, यही रचनात्मकता है। और जहां रचनात्मकता है वहां कला है। तो मित्रों, अब आप देखें कि अब आप इस जिंदगी को क्या कहना चाह रहे हैं, आप इसे क्या मान रहे हैं। अब यह फैसला आपको करना है। अब हम लोग एक बात कहते हैं फ्रेंड्स, और हम अक्सर बातचीत में इसका इस्तेमाल भी करते हैं कि जीवन अनुभव से समृद्ध होता है। अनुभव से समृद्ध होने का क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि हम सीख रहे हैं ना।
जैसे पेंटर पेंटिंग करना सीख रहा है, गायक गाना सीख रहा है, उसी तरह हम भी सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं इसका मतलब ही है कि जो हम कल जानते थे वो पूरा नहीं था, आज उसको पूरा कर रहे हैं, और आज भी वो पूरा नहीं है, कल उसको हम और पूरा करेंगे। यानी कि वो एक कंटिन्यूअस है, वो एक फ्लोइंग सिचुएशन में है, वो लगातार एक प्रवाहमान हो रही है नदी की तरह, वो स्थिर नहीं है। इसका मतलब है कि हमें लगातार उसको डेवलप करना है, लगातार इंप्रूव करते रहना है। यानी कि हमारे हस्तक्षेप की गुंजाइश हमेशा बनी हुई है। हम अपने अनुभव से सीखते हैं और सीखने के बाद फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो लगातार वह चीज हमारी मांग करती है, और जिंदगी जब मांग करती है, जब डिमांड रखती है, तो हम उसकी पूर्ति करते हैं, और हम जिस तरीके से उसकी पूर्ति करते हैं उसी तरह की जिंदगी बन जाती है। यानी कि एक कैनवास है, वो कैनवास आपको एक चुनौती दे रही है, आओ और मुझे रंगो। और दोस्तों, हम कूंची उठाते हैं और रंगना शुरू कर देते हैं। तो उसने तो केवल हमारा आह्वान किया था कि आओ और मुझे रंगो। मैंने जिस तरीके से उसको रंगा, उस तरह के चित्र उस कैनवास पर आ गए। जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है कि जिंदगी तो लगातार हमें चुनौती देती रहती है। आइए और मेरा सामना कीजिए, आइए मेरा आलिंगन कीजिए, आइए मुझे करेक्ट कीजिए, और हम जैसा उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं उसी तरह से जिंदगी अपना रूप हमारे सामने पेश कर देती है। और केवल हम ही नहीं करते, अब आप देखिए कि जिंदगी कैसे एक आर्ट बन जाती है और एक बहुत चुनौतीपूर्ण कला बन जाती है। इसलिए कि जब मैं पेंटिंग कर रहा हूं तब तो मेरी जो मर्जी है मैं वो पेंटिंग कर रहा हूं, लेकिन जब मैं अपनी जिंदगी को पेंट करता हूं तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर पाता। याद रखिए, क्योंकि मेरे साथ एक समूह है, मेरा समाज है, मेरा परिवार है, लोग हैं, कानून है, नैतिकता है, परंपराएं हैं, धर्म है, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं, हजारों लोग हैं, और ये सब मेरे किए हुए पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो मुझे उन्हें भी देखना पड़ता है। मतलब अगर मुझे अपनी पेंटिंग करने की स्वतंत्रता है, अपने जीवन को अपने ढंग से चलाने की स्वतंत्रता है, तो दूसरों को भी है। यानी कि मेरी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक वह दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर रही है। मुझे वहां रुक जाना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे अपने व्यवहार के साथ साथ, अपने आचरण के साथ साथ दूसरों के व्यवहार और आचरण को भी समाहित करके चलना है। उनके साथ भी अपना सामंजस्य बिठाना है। ये नहीं कि मैं जो चाहूं मैं वो कर लूंगा। ये सामंजस्य बिठाना क्या है? कैसे आप सामंजस्य बिठाएंगे? ये एक कला है। एक कला है, जैसे कि ठीक वैसे जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप देखिए कि कितनी सारी चीजों के बीच में आप सामंजस्य बिठाते हैं। साइकिल चलाना भी एक कला है। आप जब खाना बनाते हैं, हमारी माँ, बहन, पत्नी जब खाना बनाती हैं तो क्या करती हैं? खाना बनाने में इतनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजों का उसमें वो सामंजस्य बैठाती हैं। केवल मसालों का ही नहीं, कंपोनेंट का ही नहीं, बल्कि आंच का भी, अग्नि का भी, कि कितना गर्म करना है, कितनी देर तक गर्म करना है। आप देख रहे हैं, तब फिर वो भोजन पक कर तैयार होता है, बनकर तैयार होता है, और वहां जितना अच्छा सामंजस्य है उसी के अकॉर्डिंगली उसका स्वाद हो जाता है। अगर उसमें जरा सा भी नमक ज्यादा हुआ तो पूरी की पूरी मेहनत 2 कौड़ी की हो जाती है। तो ये आर्ट है। तो क्या दोस्तों, जिंदगी में भी हम ऐसा नहीं करते? हम किसी से बात कर रहे हैं और पता लगा कि हमने जरा भी तीखा बोल दिया तो पता लगा कि हम विक्टिम बन जाएंगे। अगर किसी को प्यार से बोल दिया तो हम उसके सम्मान के पात्र बन जाएंगे, उसके प्रेम के पात्र बन जाएंगे। अगर हमने जिंदगी में सही निर्णय ले लिए, अच्छे निर्णय ले लिए, तो हम जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। और अगर हमने गलत निर्णय लिए तो पता लगा कि हम खाइयों में गिर जाएंगे। कहां ऊंचाइयां और कहां खाइयां। तो अब ये जो निर्णय लेना है, जो हमारी जिंदगी का निर्धारण कर रही है, जो निर्णय, वो आप कैसे निर्णय लेंगे? क्या कोई रोबोट सिस्टम है जो निर्णय ले लेगा? क्या कोई मशीन है जो आपको निर्णय बता देगा? ये तो आपको ही लेने हैं ना। ये तो शतरंज का खेल है। जिंदगी एक शतरंज का खेल है जहां हर बार चाल बदलती रहती है। आप जीतने के लिए अपनी चाल चलते हैं,
और सोचते हैं कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, लेकिन सामने वाला खिलाड़ी फिर एक ऐसी चाल चल देता है कि आपने जो सोचा था वो सब धाराशायी हो जाते हैं, और कहां तो आप जीतने वाले थे और एक ही उसके चाल चलने से अब आपको लग रहा है अरे कहीं मैं हार ना जाऊं, ये तो मैं हार रहा हूं। फिर अब आप जीतने के लिए नहीं खेलते, अब आप हार से बचने के लिए खेलते हैं, और जब अपने आप को हार से बचा लेते हैं तो फिर जीतने के लिए खेलने लगते हैं। उसके साथ भी यही होता है, सबके साथ यही होता है। तो ये खेल क्या है? अगर अब हम यहां जीवन को एक खेल मान ले तो खेल क्या है? खेल आर्ट है। और आप देख रहे हैं कि इस आर्ट में जो स्ट्रोक जो लगा रहा है वो सिर्फ आप है। आप, आपके कर्म, आपके विचार, आपका व्यवहार, आपके आचरण, ये सब की सब वो कूंचियां हैं, आपके हाथ में थमी हुई वे कूंचियां हैं जिससे आप अपनी जिंदगी का रंग उकेरते हैं। और जिस तरीके से ये कूंचियां चलती हैं, जिन रंगों में डुबोकर आप इन कूंचियों को चलाते हैं, साहब दोस्तों, जीवन का वही रंग बनता चला जाता है, जीवन के वही चित्र उभरते चले जाते हैं। तो दोस्तों, सच ये है कि जीवन आर्ट ही है। जहां भावनाएं हो वहां आर्ट है। जीवन में तर्क भी है, लेकिन सिर्फ तर्क से जीवन नहीं चलता है, तर्क का भावपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए कि तर्क का भी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो भावपूर्ण तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए आपका बॉस है या आपके पिता ही हैं, आपकी मां है, कुछ गलत कह रही है और साफ है कि वो गलत है। तार्किक रूप से आप सिद्ध कर सकते हैं कि वो गलत है, और हो सकता है कि उनको खुद भी मालूम हो कि गलत है, लेकिन कुछ मजबूरी है कि वो उस गलत का पक्ष ले रहे हैं। तो अब है कि आप उन्हें गलत ठहराएंगे कैसे? तो एक तो प्योरली तर्क के आधार पर ठहरा दीजिए, जैसे कि वकील कोर्ट में ठहराते हैं सामने वाले को, या फिर आप उसे एक तर्क, भावपूर्ण तर्क से ठहराएंगे। उन्हें गलत तो ठहराएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत को सही ठहराइए, गलत ठहराएंगे, लेकिन ठहराने का तरीका बदल जाएगा, आपके कहने का ढंग बदल जाएगा। यानी कि तर्क का अब आप इस्तेमाल भावना के साथ करेंगे, ये मानकर कि नहीं, सामने वाले मेरे पिता हैं, सामने वाली मेरी मां है, सामने वाला मेरा बॉस है। तो ये तर्क का भावपूर्ण इस्तेमाल हो गया। और जब तर्क का हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं साइंस होता है, शास्त्र होता है, और जब उसमें भावना को मिला देते हैं तो वो आर्ट बन जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ बातें आपसे कही हैं इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या जीवन जीना एक आर्ट है। और मुझे लग रहा है दोस्तों कि जितनी बातें भी मैंने बताई हैं उसके आधार पर अब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वाकई में जीवन जीना आर्ट है या नहीं है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है, अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा और आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।